चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज जुडिशरी की अपनी सेकंड क्लास है। जुडिशरी की थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास है। अरे यार ख़त्म करना पड़ेगा अब आज, ठीक है। तो जुडिशरी में कल कहाँ तक हो गया था? क्यूरेटिव याचिका तक ना, ठीक। आज हेडिंग डालिए सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार। हेडिंग डालो सुप्रीम कोर्ट। हाँ अभी थोड़ा सा बनेगा, रिदम बनेगा। हाँ थोड़ा रिदम बनेगा भाई। अभी पहले हेडिंग डालो क्षेत्राधिकार। अभी सुनाई देगा भाई, रुक जाओ भाई, थोड़ा सा मुझे भी तो गर्म होने दो हैं। सर ये होता कहाँ है? इसकी कंप्लेंट सब कोई जाके हम लोग कर रहा है तो बंद करवा दे। स्वाहा का धीमे धीमे बजाओ, मुझे अपने घर में कर। चलिए ये डेली क्षेत्राधिकार को हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? इसकी पावर ही कह सकते हैं, और क्या है ना। तो हेडिंग क्या डालनी है? सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। आज हम सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों की बात करेंगे तो हम इसमें 4 तरीके के इसके क्षेत्राधिकारों की बात करेंगे। पहले को हम बोलते हैं ओरिजिनल या आरंभिक क्षेत्राधिकार, ठीक है। इसकी आरंभिक पावर जिसे हम ओरिजिनल पावर्स बोलेंगे। दूसरा होता है अपीलेंट। अपीलेंट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अपील करना, अपीली अधिकार, अपीलेंट्स पावर। तीसरा रिट जारी करने की पावर, और चौथा इसकी एडवाइजरी पावर यानी परामर्शदात्री अधिकार, ठीक है। तो इस सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के हम लोग क्षेत्राधिकारों की बात कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, 4 तरीके के हम इसके क्षेत्राधिकार पावर्स की बात करेंगे। पहला आरंभिक। अरे यार ये जो है ओरिजिनल्स पावर। दूसरा अपीलीय, ठीक है, अपीलेंट पावर। तीसरा आपका हो गया रिट जारी करने की पावर, और चौथा क्या हो गया? एडवाइजरी यानी कि परामर्शदात्री, एडवाइजरी हो गया, ठीक है। रिट हो गया और अपीलेंट्स पावर हो गया, अपीलेंट्स पावर। अपीलेंट्स पावर, ठीक है। तो 4 तरीके की सुप्रीम कोर्ट की पावर हैं। पहला आरंभिक यानी ओरिजिनल, दूसरा अपीलेंट यानी अपील सुनने की पावर, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? ये सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है ना, यानी सुप्रीम अपील कहाँ की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद कहाँ? सुप्रीम कोर्ट के पास। और फिर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास आती है क्षमादान की याचिका। अगर वहाँ से रिफ्यूज हो गई तो फिर से एक बार क्यूरेटिव याचिका के तहत एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाती है। तो इसकी जो है अपीलेंट की सर्वोच्च पावर है। परामर्शदात्री, एडवाइजरी, परमाधिकार नहीं, परमाधिकार जो है नहीं। अब हाई डालिए इसकी आरंभिक पावर। अभी अगर आवाज़ नहीं आ रही तो धीरे धीरे आवाज़ आनी चालू होगी। अभी बुलेट अभी गर्म हुई नहीं है ठीक। बुलेट के साथ ऐसे तो होता है, जैसे जितना इंजन गर्म होगा उतना तेज भागेगी फिर। तो अभी धीरे धीरे फ्लो में आएगा सिस्टम, ठीक है। पहले हेडिंग डालिए इसकी ओरिजिनल यानी कि आरंभिक पावर। आर्टिकल 131 के तहत, आर्टिकल 131, ये जो आरंभिक पावर है कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 131। इसमें लिखिए पहला पॉइंट, कौन कौन सी पावर है? पहला पॉइंट, आरंभिक के अंदर इसके पास 2 तरीके की पावर हैं जिसको हम इसकी आरंभिक पावर कहेंगे। पहला, केंद्र और राज्य के मध्य अगर कोई विवाद है तो उस विवाद की सुनवाई करने का अधिकार रखता है ना। इसकी आरंभिक जो पावर है, इसकी आरंभिक पावर में 2 तरीके की पावर है। एक, पहला, केंद्र और राज्य के मध्य जो भी विवाद है उस विवाद का ये क्या होगा? उस विवाद की ये सुनवाई करने का अधिकार रखता है। और दूसरा, अगर राज्य एवं राज्य के मध्य विवाद है, 2 राज्यों के मध्य विवाद है, तो उसमें ये क्या करेगा? उसकी ये सुनवाई करेगा। तो ये इसकी सुप्रीम कोर्ट की क्या है? कौन सी पावर है? ओरिजिनल, आरंभिक पावर, ठीक है।
तो केंद्र एवं राज्य के मध्य विवाद की सुनवाई करने का अधिकार, अरे इतना बड़ा क्या लिखो, केंद्र और राज्य के मध्य विवाद। और दूसरा राज्य एवं राज्य के मध्य विवाद, हाँ दो राज्यों के मध्य। भाई पहला तो पॉइंट क्या हो गया कि केंद्र है एक तरफ एक पार्टी और दूसरी पार्टी कौन है, राज्य है, तो उसमें जो है सुनवाई करने का अधिकार रखेगा। और दूसरी तरफ क्या है कि अगर एक पार्टी कोई राज्य है और दूसरी पार्टी कोई दूसरा राज्य है तो वहाँ पर क्या करेगा, वहाँ पर भी उस विवाद का भी निपटारा करेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि अगर दो राज्यों के मध्य नदी जल से संबंधित कोई विवाद है, अगर दो राज्यों के मध्य नदी के जल से को लेकर के कोई विवाद है तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सुनवाई कौन करेगा, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद प्राधिकरण, ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल्स का नाम सुना होगा, है ना, प्राधिकरण। तो ट्रिब्यूनल जो बनाया जाता है नदी जल के विवाद को सुलझाने के लिए, उसमें क्या होता है कि दोनों ही जो राज्य हैं, संबंधित जो राज्य हैं, उन दोनों संबंधित राज्यों के एक एक हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट को उस ट्रिब्यूनल में अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, एक पूरी अलग बॉडी बनाई जाती है नदी जल के विवादों को सुनने के लिए। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता, वहाँ पर क्या होगा, ट्रिब्यूनल ही बनाया जाएगा, वही ट्रिब्यूनल ही सुनवाई करेगा। तो आरंभिक में आपने क्या देखा, दो तरीके के अधिकार हैं आरंभिक क्षेत्र अधिकार में इसके। पहला, केंद्र और राज्य के मध्य अगर कोई विवाद है तो उसका निपटारा करवाना, और दूसरा दो राज्य हैं तो उनके मध्य में अगर कोई विवाद है तो उनका निपटारा कराना। अपवाद में लिख लीजिए, अपवाद करके लिख लीजिए, नदी जल विवाद से जुड़े नदी जल विवाद से जुड़े मुद्दे, नदी जल विवाद से जुड़े मुद्दे अंतर्राज्यीय, नदी जल विवाद से जुड़े मुद्दे अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद प्राधिकरण, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद प्राधिकरण द्वारा हल किए जाते हैं, द्वारा हल किए जाते हैं। इनकी सुनवाई प्राधिकरण द्वारा हल किए जाते हैं, इनकी सुनवाई अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद प्राधिकरण द्वारा हल किए जाते हैं। जैसे कि कावेरी नदी जल विवाद चल रहा था, है ना, कौन कौन से राज्यों के मध्य चल रहा था, है? अरे जो कावेरी नदी जल विवाद है उसमें कौन कौन से पक्ष हैं, देखिए कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। भाई ये जो नदी है कावेरी, ये इन तीन राज्यों से होकर जा रही है, निकलती कहाँ से, कर्नाटक से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, पश्चिमी घाट है ना, वहाँ से निकल रही है कर्नाटक से, फिर कर्नाटक से फ्लो होकर साउथ की ओर थोड़ा सा आती है तो कहाँ इंटर कर जाएगी, केरल में इंटर कर जाएगी, ठीक है ना। केरल से फिर ये हल्का सा केरल से हिस्सा बहेगी, उसके बाद कहाँ चली जाएगी, तमिलनाडु, और तमिलनाडु में बहते हुए फिर कहाँ गिर जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। इसी कावेरी नदी के ही तो दो आपस श्रीरंगपट्टनम में स्थित है, मैसूर की राजधानी, क्लियर। तो ये जो तीन राज्य हैं जहाँ से होकर की नदी बह रही है, तो सीधी सी बात है कि किसी उस झगड़े में ये तीनों राज्य शामिल होंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया है, उसके लिए इन तीनों राज्यों को मिला करके एक ट्रिब्यूनल बना दिया गया है, और वो ट्रिब्यूनल ही क्या करेगा, सुनवाई करेगा। तो इसमें क्या लिख लिया कि नदी जल से विवाद संबंधित मुद्दों की सुनवाई नदी जल विवाद प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करने का अधिकार नहीं होगा। अब दूसरा देखिए, ये तो हो गया आरंभिक। आरंभिक में केंद्र और राज्य के मध्य विवाद सुलझाएगी, और राज्य के मध्य विवाद सुलझाने का अधिकार है इसके पास आरंभिक में। अपीलीय क्षेत्राधिकार में देखें तो अपीलीय क्षेत्राधिकार में चार तरीके के इसके अधिकार हैं। पहला, संवैधानिक मामलों में अपील, मतलब कोई संविधान से संबंधित अगर कोई मामला है, ठीक ना, संविधान से संबंधित कोई मामला है जिसमें संविधान के किसी आर्टिकल का उल्लंघन हो रहा है या संविधान से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हैं, ठीक, तो उसमें क्या होगा, जो सर्वोच्च अपील है, अपील सुनने की शक्ति किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के। संवैधानिक मामलों में अपील। दूसरा, क्रिमिनल मामलों में अपील। क्रिमिनल मामलों में
सर्वोच्च अपील सुनने का अधिकार इसको है। ठीक है, ये क्रिमिनल नहीं, इसको सिविल लिखते हैं ताकि एक डिस्टर्बेंस ना हो आर्टिकल में। तीसरा है क्रिमिनल मामलों में अपील सुनने का अधिकार, और चौथा है विशेष इजाजत के मामलों में, विशेष इजाजत के मामलों में सुनवाई करने की अपील। ठीक, आर्टिकल कौन कौन से हैं? ये तो था आर्टिकल 131 ना, आरंभिक वाला। इसमें जो संवैधानिक मामलों में अपील है ये आर्टिकल 132, ये है आपका सिविल आर्टिकल 133, क्रिमिनल है आर्टिकल 134, और जो विशेष इजाज़त के जो मामले हैं उन पर आर्टिकल 136। ना पूछना 135 कहाँ चला गया, आर्टिकल 136। ये 4 हो गए। ठीक, फिर हम देखेंगे, ये हो गया इसके पास अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये ओरिजिनल यानी आरंभिक क्षेत्राधिकार, ये अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब ये क्या है? रिट जारी करने का अधिकार। अगला इसके पास क्षेत्राधिकार कौन सा है? रिट जारी करने संबंधित क्षेत्राधिकार। ये विशेष इजाजत के मामलों में, विशेष इजाजत के मामलों में। विशेष इजाजत से संबंधित मामलों में, विशेष इजाजत, अरे इसको विशेष इजाजत के मामलों में। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ स्पेशल इजाजत दी जाएगी। ठीक है, मतलब कुछ, अब मैं बात करूंगा कुछ स्पेसिफिक केसों में। ठीक है, उसमें क्या किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जानी पहचानी सी लग रही है क्या ये? आप रेगुलर आती हैं आप? हाँ, अच्छा, कल भी आई थी आप? तो कल आपका पहला दिन था? अच्छा, कल ध्यान ना दिया होगा ना आपको। ओके, ठीक है। तो बाहर से आते हैं क्या कहीं आप? कितने टाइम से? कितने टाइम से कोचिंग है? 7 से 9 है ना? 8 से 10 है। अच्छा, तो अखिलेश त्रिपाठी स्कूल कितने टाइम जाते हैं जब 8 से 10 कोचिंग पढ़ाते हैं? प्राइमरी में मास्टर है ना वो, तो जब 10 बजे तक कोचिंग पढ़ाते हैं तो स्कूल कितने टाइम जाते हैं वो? अरे तुम्हारा नहीं, अखिलेश त्रिपाठी का। अच्छा, कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ, कहने लग रहा है कि ऐसे ऐसे बोल रहे थे दीपक सर। ठीक है, ठीक है। तो पहले वो 7 से 9 पढ़ाया करते थे ताकि 10 बजे तक स्कूल पहुंच जाए, वो 8 से 10। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए खैर। आरंभिक, दूसरा अपीली यानी अपीलेंट्स पावर, तीसरा रिट जारी करने की पावर। ठीक है, अब ये रिट जारी करने की पावर क्या, ये इसकी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पावर है, और हम कह सकते हैं कि जो आर्टिकल 32 है ये इसको पूरे संविधान का क्या कहा जा सकता है? पूरी आत्मा कही जा सकती है। संविधान की जो आत्मा है किसको कहा जा सकता है? आर्टिकल 32 को कहा भी गया है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आपको खूब सारे आपको पावर दे दिए गए, आपको बहुत सारे, आपको ढेर सारे पावर दे दिए गए। कोई आपको मान लीजिए यहाँ पावर दे देगा कि आपको क्लास में कोई आपको मार नहीं सकता, और पता चले कि माने तुमको खूब लिटा खूब मारा कूट कूट। ठीक है, अब तुम्हारे पास ऐसा कोई अधिकार ही नहीं है कि आप उसकी, मतलब आप इसके लिए किसी दूसरे से कंप्लेन कर सकें, या फिर कोई ऐसी कोई बॉडी ही नहीं है जो मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सके। अब जब कोई ऐसा कोई है नहीं कि जो मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सके, तो वो तो क्या हो गया, उस वहाँ पर तो आपका जो वो अधिकार है, वो अधिकार मिलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। भाई सब ये लिख दिया जाए कि आपको ये अधिकार है, और उस अधिकार की रक्षा करने के लिए कोई है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे अधिकार का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक,
तो इसीलिए हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। लेकिन जब फंडामेंटल राइट्स की सबकी बात हो गई तो उसके बाद क्या दिया गया है, आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये भी एक फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है ना, संवैधानिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब कि अगर आपके उन सभी जो आपके आर्टिकल 14 से लेकर के जितने भी आर्टिकल 13 से लेकर के दिए गए हैं और सारे 35 तक जो भी सब कुछ है, उसके बारे में अगर कोई भी राज्य या कोई व्यक्ति विशेष अगर क्या कर रहा है, आपके उस अधिकार का हनन कर रहा है, तो आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को क्या बना के बैठाया गया है, पूरे संविधान के रक्षक के रूप में, अभिभावक के रूप में। तो अभिभावक के पास जानकारी तो होनी चाहिए ना कि आपके किस अधिकार का हनन हो रहा है, क्या समस्या है आपको। तो वो कहाँ से मिलेगी इसको, आर्टिकल 32 के तहत। मैं कहता हूँ आर्टिकल 32, यानी कि जो आर्टिकल जो 32 है, एक्चुअली में आर्टिकल 32 में जिक्र किया गया है सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी करने की पावर की। ठीक है ना, तो आप किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत। ठीक, और जब आप आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, आपके संविधान जो आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको बचाने के लिए, उनको आपको पूरा कराने के लिए ये क्या करेगा, रिट जारी करेगा। और सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके की रिट जारी करता है। उन 5 तरीके की रिटों की हम बात करेंगे कहाँ पर, जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे डिटेल में। अभी केवल सुन लो कौन कौन से हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, दूसरा उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश और अधिकार प्रच्छा। ठीक है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण में ये आदेश देगा, जैसे अनुराधा के लिए आदेश उस दिन दे रहा था सुप्रीम कोर्ट कि उसको क्या किया जाए, इसके ससुराल वाले से क्या कहा, इसने रिट जारी किया कि इसको सशरीर मेरे सामने उपस्थित करो। तो ऐसा रिट किसके लिए, व्यक्ति विशेष के लिए भी जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, और सरकार के लिए भी, पुलिस के लिए भी। भाई पुलिस को भी तो हैबियस कॉर्पस रिट जारी करके भेजा जाएगा, और पुलिस से क्या कहा जाएगा कि सशरीर उस व्यक्ति को जिसको आपने गिरफ्तार कर रखा है उसको मेरे सामने उपस्थित करो। इसका कारण क्या है कि जो न्यायालय है वो देखना चाह रहा है कि वो व्यक्ति सुरक्षित है कि नहीं है। ठीक, और कुछ स्पेशल विशेष परिस्थितियों में अगर उस व्यक्ति को सशरीर उपस्थित नहीं भी किया जा सकता है, तो अगर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ये समाधान हो जाए कि ये व्यक्ति सकुशल है, ठीक है, तो उससे भी काम चल जाता है। लेकिन वो फिर वो कोर्ट डिसाइड करता है, ठीक है, कि वो उसको सामने देख करके ही संतुष्ट होना है कि अगर सिर्फ बातों से ही संतुष्ट हो सकता है। ठीक है, वो डिटेल में वहाँ बात करेंगे। अधिकार प्रच्छा क्या है, कोई व्यक्ति अगर अपने कार्य से ज़्यादा बढ़ करके काम कर रहा है, ऐसा कोई काम कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, ऐसा कोई कार्य कर रहा है व्यक्ति जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या कौन सी रिट जारी करेगा, अधिकार प्रच्छा। पूछेगा कि आपने किस अधिकार के साथ आप इस कार्य को कर रहे हैं, और अगर वो ये सारे डॉक्यूमेंट दिखाने में सक्सेस नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया, तो फिर उसको उसके सारे अधिकारों को क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, और उसको वापस आदेश दिया जाएगा कि आप जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल के काम मत करिए। ठीक है ना, चलिए उस तरह से उत्प्रेषण की बात करेंगे, प्रतिषेध, और ठीक है वो बात करेंगे हम आर्टिकल 32 में, क्योंकि इसके लिए वैसे भी कम समय है। फंडामेंटल राइट तो अब आज से शेड्यूल के हिसाब से स्टार्ट ही हुआ है, तो उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये रिट जारी करने की हमने शक्तियाँ देख ली कि इसमें ये रिट जारी करेगा। और उसके बाद आता है एडवाइजरी पावर। कौन से आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 143 के तहत। एडवाइजरी पावर में क्या होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ये वैसे तो कनाडा से प्रेरित है। ये जो आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी पावर, ये कहाँ से प्रेरित है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। और इसका मतलब ये है कि अगर राष्ट्रपति किसी भी संवैधानिक मामले में या विधि के संबंधित किसी मामले में अगर राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकता है, सलाह मांग सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो सलाह दी, उस सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ये मतलब सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइस दे सकता है राष्ट्रपति को, लेकिन ना तो वो एडवाइस देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य है कि उसको एडवाइस देनी ही देनी है, और ना राष्ट्रपति उस एडवाइस को मानने के लिए बाध्य है। भाई क्या हमारे आपके पास पावर है राष्ट्रपति को सलाह देने की? नहीं है ना। तो ये तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की पावर है ना भाई। अपने आप से सोचो ना कि हमारे पास तो पावर नहीं है कि हम राष्ट्रपति को कोई सलाह दें, वो मानना ना मानना तो अलग मुद्दा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है राष्ट्रपति को एडवाइस देने की, परामर्श देने की, सलाह देने की। अब उस सलाह के अनुसार राष्ट्रपति काम करे और या ना करे, वो उसका मैटर है। सर्वोच्च न्यायालय एडवाइस दे या ना दे, ये उसका मैटर है। ठीक, बस अर्थ है उसकी पावर है आर्टिकल 143 के तहत। ठीक है, चलिए, तो ये तो है इसकी क्या करने की, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की पावर, ये वाला हो गया है।
लिखिए अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार में सबसे पहला कौन सा है? संवैधानिक मामलों में अपील, संवैधानिक मामलों में अपील की पावर का अधिकार, संवैधानिक मामलों में अपील का अधिकार। ठीक है। अब संवैधानिक मामलों में जो अपील है ये दो स्थितियों में हो सकती हैं। संवैधानिक मामलों में जो अपील है वो दो स्थितियों में सुप्रीम कोर्ट के पास अपील लेके जाई जा सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट अपील सुनेगा तो उसकी दो परिस्थितियां होगी। पहली परिस्थिति क्या होगी? पहली परिस्थिति तो ये होगी कि मान लीजिए हाई कोर्ट ने संविधान से संबंधित, संवैधानिक किसी मामले से संबंधित कोई अपना जजमेंट दे रखा है, ठीक है ना। अब उस जजमेंट में क्या करेगा? हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट जारी करेगा। ठीक है। हाई कोर्ट जब भी कोई वो जारी करता है, अपना जजमेंट देता है, तो उसके बाद एक क्या करता है? एक सर्टिफिकेट जारी करता है अपने सिग्नेचर सहित। भाई जो भी निर्णय है उस निर्णय की फिर पुष्टि करेगा और नीचे सिग्नेचर किया जाएगा उस जज के द्वारा। तो हाई कोर्ट का क्या हो गया? एक सर्टिफिकेट हो गया। तो अगर संवैधानिक मामले से संबंधित हाई कोर्ट ने कोई क्या किया है? सर्टिफिकेट जारी कर रखा है। तो आप अगर ये आपको लग रहा है कि ये इसमें जो है सुनवाई करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, तो आप हाई कोर्ट के उस सर्टिफिकेट को लेकर आप कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट उस मामले की सुनवाई कर लेगा। ठीक है। दूसरा, अगर हाई कोर्ट को अगर ऐसा लगे कि संविधान से संबंधित ये जो मामला है इसकी सुनवाई किसको करनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए अगर कोई भी उसने क्या कर रखी, व्याख्या कर रखी है हाई कोर्ट ने, और अगर हाई कोर्ट को लग रहा है कि इसकी और अधिक व्यापक व्याख्या सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, तो हाई कोर्ट भी वो मामला कहाँ भेज देगा? सुप्रीम कोर्ट का पास भेज देगा। तो इस तरीके से दो स्थितियां क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दो स्थितियां हैं अपील सुनने की, है ना। ये दो स्थितियां क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये दो स्थितियां हैं अपील को सुनने की। एक तो अगर हाई कोर्ट ने जजमेंट दे रखा है, जजमेंट दे रखा तो सर्टिफिकेट जारी करेगा, तो आप सर्टिफिकेट लेके आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। दूसरा, अगर हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है और हाई कोर्ट को ऐसा लगे कि इसकी अधिक व्यापक व्याख्या कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, तो क्या कर देगा? उस मामले को उठाकर कहाँ भेज देगा? सुप्रीम कोर्ट के पास भेज देगा। ठीक है। तो दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर भारत संघ केस आया था, दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर भारत संघ केस, और उसी से ये जो दूसरा वाला जो पॉइंट है कि अधिक व्यापक व्याख्या, इसको क्या कर दिया गया? एक बिल्कुल स्थापित कर दिया गया इसकी अपीलेंट पावर में। ठीक है। चलिए, तो मतलब कि इस वाले जो मुद्दे में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली का और भारत संघ का जो मामला था, उसमें मतलब इसी वाले क्लॉज का सहारा लिया गया था। ठीक है। चलिए, उसके बाद दूसरा है सिविल मामलों में अपील। पहला वाला तो लिख लो, है? पहले वाले को लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिखिए, यदि उच्च न्यायालय किसी मामले में प्रमाण पत्र दे दे। ठीक। दूसरा पॉइंट, भाई इसको समझ लेना, उच्च न्यायालय अगर प्रमाण पत्र दे दे तो आप लेकर के जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि किसी मामले में संविधान की एक से अधिक व्याख्याएं संभव हैं, तो उस प्रावधान का सार बताने हेतु संभव है, एक से अधिक व्याख्या संभव है, तो उस प्रावधान का सार बताने हेतु उच्च न्यायालय इसे सर्वोच्च न्यायालय को प्रेषित करेगा। सार बताने हेतु उच्च न्यायालय उसे सर्वोच्च न्यायालय को प्रेषित करेगा। एग्जाम्पल लिखिए, दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्सेस दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्सेस सरकार केस, दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्सेस सरकार केस। ठीक है। दूसरा लिखे, अब दूसरा इसकी अपील पावर में, दूसरा सिविल
सिविल मामलों में अपील, सिविल मामलों में अपील दो परिस्थितियों में की जा सकती हैं। सिविल मामलों में अपील दो परिस्थितियों में की जा सकती हैं। सिविल मामलों में अपील दो परिस्थितियों में की जा सकती हैं। पहला, ऐसे सभी मामले, पहला पॉइंट, ऐसे सभी मामले जहां, ऐसे सभी मामले जहां उच्च न्यायालय ने, ऐसे सभी मामले जहां उच्च न्यायालय ने प्रमाण पत्र दिया है, ऐसे सभी मामले जहां जिनमें उच्च न्यायालय ने प्रमाण पत्र दिया है। ठीक, मतलब कि अगर कोई सिविल मामला है, सिविल कोर्ट में चल रहा है किसी, और उसमें उच्च न्यायालय ने क्या कर रखा है, प्रमाण पत्र दे रखा है, यानी कि जजमेंट दे दिया, जजमेंट देने के बाद प्रमाण पत्र दे दिया। अब अगर आप उस डिसीजन से खुश नहीं हैं तो आप उस सर्टिफिकेट को लेकर के आप कहाँ पहुँचेंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास। मतलब बिना सर्टिफिकेट के आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ध्यान दो इस बात को। हाई कोर्ट का जजमेंट हो जाए, हाई कोर्ट सर्टिफिकेट दे दे, तब आप उस सर्टिफिकेट को लेकर के आप कहाँ जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। दूसरा पॉइंट लिखिए, ऐसे सभी मामले, ऐसे सभी मामले जिसमें, ऐसे सभी मामले जिसमें सिविल कानून से जुड़े, ऐसे सभी मामले जिसमें सिविल कानून से जुड़े किसी प्रावधान, ऐसे सभी मामले जिसमें सिविल कानून से जुड़े किसी प्रावधान की एक से अधिक, किसी प्रावधान की एक से अधिक व्याख्या हो सकती है, एक से अधिक व्याख्या हो सकती है, उच्च न्यायालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रेषित की जाएगी। ये पूरा उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय पूरा नहीं लिखा करो, शॉर्ट में लिखा करो, HCSC। कुछ लोग हैं 100% कुछ लोग हैं जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय पूरा लिखते होंगे, तो जितना ज़्यादा हो सके ना शॉर्ट में लिखने की कोशिश करो ना भाई, नोट्स है तुम्हारी। अब तुम उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो इन सब चीज़ों में समय लगता है, समय बचाने की कोशिश करो। ठीक, जहाँ 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 हो सके शॉर्ट में लिखो। सरकार नहीं लिखना, GOV लिख दो, डॉट कर दो, ये जल्दी हो जाएगा काम। वैसे भी इंग्लिश जल्दी लिख जाती है, हिंदी में समय लगता है। हाँ, तो ये जरूरी थोड़ा कि अगर हिंदी लिख रहा हो तो पूरा हिंदी लिखो, अपने हिसाब से बीच बीच में इंग्लिश वर्ड घुसेड़ दो जिसमें लगे कि इजी काम हो जाएगा। ठीक, मतलब कि सिविल मामलों में, समझो बात को, सिविल मामलों में दो तरीके से अपील सर्वोच्च न्यायालय सुन सकता है। एक तो अगर उस सिविल मामले में हाई कोर्ट ने क्या कर रखा है, सर्टिफिकेट जारी कर रखा है, तो जो वो जो अपील, जो कौन है अपीलार्थी, जो वो है मतलब जो केस कर रहा है उसको क्या बोलेंगे यार, जो अपील कर रहा है यार, ठीक है, अपील करता, ठीक है ना, तो अपीलेंट जिसे बोलेंगे, वो क्या करेगा, वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और क्या कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय से कह सकता है, आग्रह कर सकता है कि मेरी इस अपील को क्या किया जाए, सुना जाए। ठीक, क्योंकि सुप्रीम अपीलीय कोर्ट तो वही है ना। और दूसरी कंडीशन क्या है, जब किसी सिविल कानून की, सिविल मामले की एक से अधिक व्याख्याएं संभव हों, तो हाई कोर्ट ही क्या कर देगा, खुद ही उसे सुप्रीम कोर्ट के पास भेज देगा। ठीक है ना। चलिए तीसरा लिखिए, क्रिमिनल मामलों, क्रिमिनल मामलों में अपील, क्रिमिनल मामलों में अपील। ठीक है, पहला पॉइंट क्रिमिनल, देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट होता है बिना प्रमाण पत्र के अपील। क्रिमिनल मामले में आपको प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है हाई कोर्ट के, और समझ रहा ना, सिविल मामले और संवैधानिक मामलों में तो प्रमाण पत्र की जरूरत है, तभी सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर क्रिमिनल, भाई क्रिमिनल मामला तो आदमी के जीने मरने संबंधित है ना, तो क्रिमिनल मामले में सुप्रीम कोर्ट बिना हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट के भी क्या कर लेगा, सुनवाई कर सकता है। आप अपील सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं। तो पहला पॉइंट डाल लीजिए, बिना प्रमाण पत्र के सर्वोच्च न्यायालय में अपील। पहला पॉइंट, बिना प्रमाण पत्र के सर्वोच्च न्यायालय में अपील। दूसरा लिखे, दूसरा प्रमाण पत्र के साथ अपील। भाई ऐसा थोड़ा है कि इसमें क्रिमिनल मामले में सिर्फ बिना प्रमाण पत्र की ही अपील होगी। भाई कुछ मामले तो ऐसे भी है ना जिसमें कि हाई कोर्ट ने प्रमाण पत्र जारी कर दिया होगा। मतलब कहने की बात सीधी सी ये है कि अगर कोई क्रिमिनल मामला है, हाई कोर्ट ने सुनवाई की, तो हाई कोर्ट तो चाहे सिविल हो, चाहे क्रिमिनल हो, चाहे संवैधानिक मामला हो, चाहे जौन सा मामला हो, हाई कोर्ट तो क्या करेगा, सर्टिफिकेट जारी करेगा ही करेगा। हाँ, लेकिन आप क्रिमिनल मामले में क्या कर सकते हैं कि आपको हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत भी नहीं है। अगर है आपके पास सर्टिफिकेट तो आप सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट नहीं भी जारी किया है उस समय तक,
और ये है कि आपको तुरंत सर्वोच्च न्यायालय पहुंचना है तो आप सर्टिफिकेट का आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आप बिना सर्टिफिकेट के भी क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है ना। अब ये जो बिना सर्टिफिकेट के जो आप जाएंगे उसके भी कुछ ना कुछ आधार होंगे। अब ऐसा थोड़ा है कि जो है आपको 2, 3, 4 साल की 5 साल की सज़ा हुई और आप जो है चल दिए सर्वोच्च न्यायालय बिना सर्टिफिकेट के। भाई बिना सर्टिफिकेट के भी अपील करना एक अपने आप में थोड़ी सी बड़ी चीज़ है ना, हट के, तो उसके लिए भी चीज़ें भी थोड़ा हट के होनी चाहिए। जैसे कि सेशन कोर्ट ने क्या कर दिया है, अगर आपको बाइज्जत बरी कर दिया है और फिर जो आपका अपोजिशन वाला है उसने कहा अपील कर दी हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने सीधे आपको मृत्युदंड सुना दिया। सेशन कोर्ट ने आपको क्या कर रखा है, बाइज्जत बरी कर रखा है और वो फिर अपील कहाँ पहुंचे, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, आपको मृत्युदंड की सजा दे दी। तो अब आपको आवश्यकता नहीं है सर्टिफिकेट की हाई कोर्ट के। भाई सेशन कोर्ट को भी तो मृत्युदंड का अधिकार है ना। पहला न्यायालय सेशन कोर्ट मृत्युदंड दे सकता है, लेकिन सेशन न्यायालय आपको बाइज्जत बरी कर रखे है और हाई कोर्ट ने आपको क्या कर दिया, मृत्युदंड दे दी। तो अब यहाँ पर आपको हाई कोर्ट की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अब आप क्या कर सकते हैं, सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बिना सर्टिफिकेट के। तो लिख लीजिए, बिना सर्टिफिकेट के सुप्रीम कोर्ट में, बिना सर्टिफिकेट के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के 2 आधार हैं। बिना सर्टिफिकेट के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के 2 आधार हैं। पहला आधार लिखिए, पहला, ऐसे सभी मामले जिसमें सेशन कोर्ट ने, ऐसे सभी मामले जिसमें सेशन कोर्ट ने अभियुक्त को, ऐसे सभी मामले जिसमें सेशन कोर्ट ने अभियुक्त को दोष मुक्त घोषित किया हो और हाई कोर्ट ने उसी मामले में अभियुक्त को मृत्युदंड दिया हो। और उसी मामले में हाई कोर्ट ने अभियुक्त को मृत्युदंड दिया हो, तो इसमें भी आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दूसरा आधार क्या है जिसमें आपको हाई कोर्ट के मृत्युदंड की जरूरत नहीं है, ये खिलौने यार जो है, ठीक है, खिलौनों को साइलेंट करके रखिए। ओके, केवल मेरा भर साइलेंट नहीं रहेगा क्योंकि मैं यहाँ पर क्या हूँ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ठीक है ना, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी। तो पीठासीन अधिकारी को सदन के अंदर पूरी पावर है ना। हाँ, तो अब क्या है, पहला आधार तो ये हो गया कि अगर सेशन कोर्ट ने क्या कर रखा, बाइज्जत बरी, और हाई कोर्ट ने उसी मामले में क्या कर दिया, मृत्युदंड, तो आप बिना सर्टिफिकेट के जा सकते हैं। दूसरा मामला क्या है कि अगर कोई केस सेशन कोर्ट में अभी लंबित है और हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, अपने रिट की पावर का प्रयोग किया आर्टिकल 226 के तहत। आर्टिकल 226 के तहत इसको भी तो अधिकार है ना, संविधान आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का, उसको भी रिट जारी करने का अधिकार है हाई कोर्ट को भी, लेकिन कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 226 के तहत। तो ये क्या करेगा, ये तुरंत अपने रिट का प्रयोग करेगा, अपने आर्टिकल 226 का प्रयोग करेगा, उस सेशन कोर्ट से उस मामले को अपने पास मंगवा लेगा। वहाँ मामला है सेशन कोर्ट में लंबित और वो मंगवा लिया हाई कोर्ट ने, और मंगवा करके क्या कर दिया, मृत्युदंड की सजा दे दी। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, बिना सर्टिफिकेट के जा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो लिख लो, दूसरा आधार, ऐसे सभी मामले जो सत्र न्यायालय में, ऐसे सभी मामले जो कि सत्र न्यायालय में लंबित हैं, ऐसे सभी मामले जो कि सत्र न्यायालय में लंबित हैं और उच्च न्यायालय ने उसे अपने पास मंगवाकर मृत्युदंड दे दिया हो, ओके, मृत्युदंड दे दिया हो। ठीक है, चलिए जरा पैराग्राफ चेंज करके जरा लिखिए एक थोड़ा सा केस देखिए। 1970 में संसद ने एक्ट बनाकर, 1970 में संसद ने एक्ट बनाकर यह प्रावधान किया,
1970 में संसद ने अधिनियम बनाकर यह प्रावधान किया कि ऐसे सभी मामले जो सत्र न्यायालय में लंबित हों या जिसमें सत्र न्यायालय ने अभियुक्त को दोष मुक्त घोषित किया हो और उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा दी हो, 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा दी हो तो अभियुक्त, अरे सुप्रीम को समझे, हाईकोर्ट ने अगर 10 वर्ष से अधिक की सजा दी हो तो अभियुक्त को बिना प्रमाण पत्र के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार प्राप्त है। तो अभियुक्त को बिना प्रमाण पत्र के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ये बात समझ में नहीं आई? हाँ, एक बार बोल भैया। देखिए, मैं अपने लैंग्वेज में तुम्हें बता रहा हूँ शॉर्ट में। सीधी सी बात है कि जब हमारा संविधान बना है ना, उस समय तो क्या दिया गया, ये सारा प्रावधान था, अपीली इसकी पावर, और उसमें अपीली पावर में ये प्रोविज़न साफ साफ दिया हुआ था कि अगर सेशन कोर्ट ने आपको सजा मुक्त घोषित कर रखा है तो और हाई कोर्ट ने उस पर आपको मृत्युदंड दे दिया तो आप कहाँ चले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। ठीक है। दूसरा, अगर सेशन कोर्ट में मामला लंबित है और हाई कोर्ट ने मंगा करके अपने पास आपको मृत्युदंड दे दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये कहाँ प्रोविज़न था? जब संविधान बना। लेकिन 1970 में इस संविधान में क्या किया गया? थोड़ा सा और संशोधन किया गया और कहा गया कि अब अगर ऐसे मामले, भाई संसद को ही तो अधिकार है ना एक्ट बनाने का, तो इसमें एक एक्ट और जोड़ दिया गया। और क्या कहा गया कि अब मृत्युदंड ही केवल वो नहीं है, अब अगर ऐसे कोई भी मामले जो कि ऐसे सभी मामले जो कि सेशन कोर्ट में लंबित हों या जिन पर सेशन कोर्ट ने अभियुक्त को दोष मुक्त घोषित किया हो और उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा दी हो, तो ऐसे सभी मामलों में जो अभियुक्त है उसको बिना प्रमाण पत्र के भी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार प्राप्त होगा। हो गया? कहाँ छूट गए थे? लिख गया ना? ठीक है। तो ऐसे सभी मामले, अब मृत्युदंड ही आधार नहीं है। अब अगर 10 वर्ष या उससे अधिक की भी सजा है तो भी आप क्या कर सकते हैं? बिना सर्टिफिकेट के भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और पहले क्या था? 1970 के पहले जो एक्ट आया उससे पहले सिर्फ मृत्युदंड के केस में। क्लियर? चलिए, तो समय समय पर संसद इस तरह चीजें जोड़ती रहती है ना थोड़ा। ठीक, चलिए अब चौथा पॉइंट लिखिए, विशेष इजाजत से अपील। विशेष इजाजत से अपील, विशेष इजाजत से अपील लिखिए। इसे अपील की अवशिष्ट अधिकारिता, इसे अपील की अवशिष्ट अधिकारिता भी कहा जाता है। इसे अपील की अवशिष्ट अधिकारिता भी कहा जाता है। ऐसे सभी मामले जिसमें उच्च न्यायालय, ऐसे सभी मामले जिसमें उच्च न्यायालय या किसी अधिकरण, ऐसे सभी मामले जिसमें उच्च न्यायालय या किसी अधिकरण का निर्णय अंतिम हो। ऐसे सभी मामले जिसमें उच्च न्यायालय या किसी अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम हो और सर्वोच्च न्यायालय को यह समाधान हो
यानी विश्वास हो, और उच्च न्यायालय को यह विश्वास हो कि, और सर्वोच्च न्यायालय को यह विश्वास हो कि ऐसे मामले में, और सुप्रीम कोर्ट को यह विश्वास हो कि ऐसे मामले में न्याय नहीं किया गया है, ऐसे मामले में न्याय नहीं किया गया है या फिर न्याय नहीं हो पाया है, या फिर उस मामले में संविधान के या किसी विधि के, व्याख्या का प्रश्न, संविधान के या किसी विधि के व्याख्या का प्रश्न अंतर्निहित है, व्याख्या का प्रश्न अंतर्निहित है, तो ऐसे मामलों में विशेष इजाज़त से सुप्रीम कोर्ट अपील का अधिकार दे सकता है। तो ऐसे मामलों में विशेष इजाज़त से सुप्रीम कोर्ट अपील का अधिकार दे सकता है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करिए, 2 लाइन और लिखिए जरा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अपनी इस शक्ति का प्रयोग करके यानी आर्टिकल 136, अपनी इस शक्ति का प्रयोग करके सर्वोच्च न्यायालय किसी भी मामले में स्वतः संज्ञान से अपील का अधिकार दे सकता है। अपील का अधिकार, किसी भी मामले में अपील का अधिकार दे सकता है। ये तो हो गई साइंटिफिक लैंग्वेज। अब हमारी लैंग्वेज में, है ना, ये तो साइंटिफिक लैंग्वेज है। अब हमारी लैंग्वेज में क्या है इसका मायने? मान लीजिए कोई, भाई बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें अंतिम अपील करने का अधिकार हाई कोर्ट को ही है। हाई कोर्ट के समय में बात करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे मामले हैं जिस पर अंतिम फैसला या निर्णय करने का अधिकार किसको होता है? ट्रिब्यूनल्स को होता है। जैसे कि नदी जल विवाद से संबंधित जो ट्रिब्यूनल्स है, या किसी विशेष मामले से संबंधित अलग अलग ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अब अगर अंतिम निर्णय करने का अधिकार हाई कोर्ट को है और किसको है? ट्रिब्यूनल को है, यानी अंतिम का अधिकार उसको है, यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। इन जनरल केस में, समान परिस्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा समाधान हो जाए कि कुछ ऐसे फैक्ट ट्रिब्यूनल में और हाई कोर्ट में क्या कर दिए गए हैं? नज़रअंदाज कर दिए गए हैं। जिन फैक्ट को अगर समाहित किया जाए, तो क्या हो सकता है? फैसला अलग आ सकता है, या फिर संविधान के या फिर विधि के किसी प्रोविज़न का वहाँ पर क्या कर दिया गया है? उसको कंसीडर नहीं किया गया। संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन हुआ है या फिर कानून का उल्लंघन हुआ है तो कंसीडर नहीं किया गया, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? ऐसे मामलों को अपने पास क्या कर लेगा? बुला लेगा। ठीक, यानी इन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है क्या करने की? सुनवाई करने की। तो मतलब हमने क्या समझा कि अगर ऐसे कोई प्रोविज़न है जिन पर सुप्रीम कोर्ट को क्या हो जाए? ऐसा सुप्रीम कोर्ट को भरोसा हो कि कुछ चीज़ें की गई जिनको समाहित किया जाना आवश्यक था, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो क्या कर लेगा?
ऐसे मामलों पर खुद भी सुनवाई करने का आदेश दे सकता है, जबकि ऐसे मामलों पर अंतिम अपील किसके पास थी? हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स के। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट की ये क्या अवशिष्ट शक्ति है, अवशिष्ट शक्ति यानी कि थोड़ा सा बियॉन्ड द लिमिट पावर है इसकी। और ऐसे किसी भी मामले पर स्वतः संज्ञान का भी प्रयोग कर सकता है। स्वतः संज्ञान का मतलब क्या है? खुद ही अगर उसको समाधान हो जाए, है ना भाई। किसी ने अगर अपील की कि साहब ये पॉइंट तथ्य को शामिल नहीं किया गया, तो सामने वाले ने अपील की है, संज्ञान में उसके लाया है कोई मामला। लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्वतः संज्ञान का भी सुप्रीम कोर्ट प्रयोग, मैंने बताया था ना स्वतः संज्ञान, तुम्हारे केस में स्वतः संज्ञान है ना। हो ठीक है, भुला गई हो, सबको तो याद है स्वतः संज्ञान वाला इसका मामला, ठीक है। तो स्वतः संज्ञान से अगर ऐसा आभास हो जाए सुप्रीम कोर्ट को कि ऐसे उल्लंघन चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पर भी वो अपने आप खुद ही आदेश दे सकता है, ठीक है। अगला लिखिए, क्षेत्राधिकार में रिट जारी करने की पावर, आर्टिकल 32, रिट जारी करने की पावर, आर्टिकल 32, रिट जारी करने की पावर, आर्टिकल 32। देखिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु, मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट को, मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट को 5 तरह की रिट जारी करने का अधिकार होता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट को 5 तरीके की रिट जारी करने का अधिकार होता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट को 5 तरह की रिट जारी करने का अधिकार होता है, जो निम्न है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट को 5 तरह की रिट जारी करने का अधिकार होता है, ठीक है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा, उत्प्रेषण। तीसरा, प्रतिषेध। चौथा, परमादेश। और 5वां, अधिकार प्रेक्षा। और 5वां कौन सा? अधिकार प्रेक्षा, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश और अधिकार प्रेक्षा, ठीक है। इसमें लिखिए आर्टिकल 139, आर्टिकल 139, आर्टिकल 139 लिखिए। ये जो आर्टिकल 139 है, पहले समझ लो क्या है। आर्टिकल 139 संसद को यह अधिकार देता है कि अगर संसद को ऐसा लग रहा है कि फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी किसी अन्य मामले में भी सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, तो ये संसद के पास अधिकार है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 139 ये भी भाई, आर्टिकल 130 जो आर्टिकल 32 है रिट जारी करने का अधिकार, ये तो हमारे संविधान में यही लिखा हुआ है कि जो मौलिक अधिकार हैं केवल उनके ही लिए लाया जाता है ना भाई। जो आर्टिकल 32 है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, यानी कि जो रिट है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने की जो शक्ति है उसका प्रयोग भी करेगा मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। लेकिन आर्टिकल जो 139 है उसने ये भी कहा हुआ है कि अगर संसद को ऐसा लगता है कि रिट जारी करने की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की वो और बढ़ाई जानी चाहिए, यानी कि अब केवल मौलिक अधिकारों ही नहीं कुछ अन्य भी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, तो उसके पास ये अधिकार है। बात समझ आ गई ना। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? अगर संसद ने ऐसा कोई प्रावधान कर दिया, कानून बना दिया, तो सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की जो अधिकारता है वो बढ़ाई भी जा सकती है। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए, ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू वगैरह में ज़्यादा पूछे जाते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी रिट जारी करने की शक्ति का प्रयोग मौलिक अधिकारों के अलावा भी किसी अन्य प्रावधान के लिए कर सकता है मामलों में, तो आप क्या कह सकते हैं कि अभी तक तो ऐसा कुछ प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल 39 के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो चाहे तो फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी किसी भी अन्य मामले पर सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार दे सकता है। ठीक, तो लिख लीजिए आर्टिकल 139 को। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विधि बनाकर देखिए, विधि बनाकर है, कानून बनाकर, फंडामेंटल अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं है संसद को, समझ रहे हो ना।
फंडामेंटल कह रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। संसद क्या कर सकती है? कानून बना सकती है उसके लिए, जैसे 1970 में कानून बना दिया है ना। तो संसद क्या कर सकती है? संसद विधि बनाकर मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त, संसद को यह अधिकार है कि वह विधि बनाकर मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त अन्य किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति सौंप सकती है। रिट जारी करने की शक्ति सौंप सकती है। ठीक है, इस तरीके से इसकी तीसरी अधिकारता कंप्लीट। अब चौथी अधिकारता में चलते हैं, एडवाइजरी पावर। इसकी परामर्शदात्री अधिकारिता। परामर्शदात्री अधिकारता आर्टिकल 143 143। परामर्शदात्री अधिकारता आर्टिकल 143। परामर्शदात्री अधिकारता आर्टिकल 143। लिखिए, यह कनाडा से प्रेरित है। यह कनाडा से प्रेरित है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, राष्ट्रपति किसी संवैधानिक या विधिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, परंतु ना तो राष्ट्रपति परामर्श के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है, और ना ही सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए ठीक है, चलिए। ठीक, ये चीज़ें यहाँ तक हो गई। इसकी जो अधिकारता पावर है, क्या हुआ? ये तीन तो क्या है इसकी? क्षेत्राधिकार की पावर। ठीक है, आर्टिकल 144 हो गया। कुछ मिसलेनियस आर्टिकल्स हैं अलग अलग, उनको भी लिख लेते हैं। लिखिए आर्टिकल 141। आर्टिकल 141, अब ये इससे कोई लेना देना नहीं, अब वो अलग है। ठीक है ना। आर्टिकल 141 भाई, कल हम लोगों ने अभिलेख न्यायालय की बात करी ली थी, कोर्स ऑफ रिकॉर्ड की, है ना। बाकी सिविल अवमानना वगैरह भी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। ये कहने यार, अब क्लास में भैया, फिर बात करते हैं। आदमी को 2 बार फ़ोन काटो, 3 बार काटो, आदमी को समझे में नहीं आता। समझ जाना चाहिए ना, ये अंडरस्टूड सी बातें हैं कि अगर कोई व्यक्ति फ़ोन काट रहा है एक से अधिक, एक बार तो गलती से कट सकता है ना, और 2 बार 3 बार थोड़ा गलती से कटेगा। आदमी करे रहता है, कोई ज़रूरी नहीं होता। और भाई कहाँ हो, क्या हाल चाल है? बढ़िया, हाँ बढ़िया। हाँ, एक दोस्त है तो भाई वो तो ऐसा मतलब फ़ोन करेगा, और भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया। और क्या चल रहा है? भाई बढ़िया, कुछ नहीं, बैठे। चलो ठीक है, फिर रखता हूँ। मैं कहा भाई बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने फ़ोन किया हमारे हाल चाल लेने के लिए। और मतलब डेली फ़ोन करेगा, दिन में 1-2 बार। सब उससे परेशान है, वो करेगा जरूर, सबको फ़ोन करेगा। आर्टिकल 141 लिखे, सर्वोच्च न्यायालय को कोई निर्णय जो उसने सर्वोच्च न्यायालय का कोई निर्णय जो उसने
संविधान की, सर्वोच्च न्यायालय का कोई निर्णय जो उसने संविधान की व्याख्या के संदर्भ में, जो उसने संविधान की व्याख्या के संदर्भ में दिया हो, जो उसने संविधान की व्याख्या के संदर्भ में दिया हो, या किसी अन्य मामले में दिया हो, या किसी अन्य मामले में दिया हो, या किसी अन्य मामले में दिया हो, वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में, वो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले, वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी पक्षों के लिए, आने वाले सभी पक्षों के लिए आबद्धकारी होती है। आबद्धकारी मतलब उनको सबको मानना ही है, आबद्धकारी होती है, अर्थात आबद्धकारी होती है, अर्थात निर्णय का पालन सभी पक्षों को करना होता है, अर्थात निर्णय का पालन सभी पक्षों को करना होता है। और यह स्वयं में ही एक कानून होता है। ये स्वयं में ही, समझे, एक कानून है कि आपको मानना ही है, ये स्वयं में ही एक कानून होता है। और ऐसा निर्णय या तो स्वयं सुप्रीम कोर्ट द्वारा बदला जाता है, और ऐसा निर्णय या तो स्वयं सुप्रीम कोर्ट द्वारा बदला जाता है, या संसद संविधान या विधि में, या संसद संविधान या विधि में संशोधन करके, या संसद संविधान या विधि में संशोधन करके उसे बदल सकती है। ठीक है ना? ठीक, तो देखिए ये तो थे क्षेत्राधिकार वाली पावर, वो तो स्पष्ट दिए हुए हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा, अगर क्षेत्राधिकारों की पावर की हम बात करें जो यहाँ पर उल्लेख नहीं है, ठीक है ना, जो कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी गई, तो उसमें से एक हमने देख लिया 141 वाला, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो वो सभी पक्षों पर क्या है, बाध्यकारी है। ठीक है ना भाई, सुप्रीम कोर्ट हमेशा क्या है, सरकार के लिए कोई ना कोई वो सुना देगा, सुप्रीम कोर्ट फिर सरकार को क्या करना पड़ेगा, उसके अनुसार सरकार को काम करना पड़ेगा। तो अब अगर सरकार को उस निर्णय को नहीं मानना है सरकार को, तो उसके पास एक ही रास्ता है कि क्या कर ले, वो संसद से संविधान में संशोधन करवा ले, या तो फिर विधि में परिवर्तन करवा ले। अब वो विधि ही ना रह जाए भाई, मान लीजिए सरकार को कह दिया गया कोई वो विधि ऑलरेडी बनी हुई है, उस विधि के तहत कोई जजमेंट सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने, तो अगर आपको वो जजमेंट बदलना है तो सीधी बात है, आप विधि बदल दीजिए, कानून को बदल दीजिए। भाई अब सज़ा है उस, मान लीजिए मृत्यु 302 में सज़ा है, सपोज दैट 10 साल की, और सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की सज़ा बोली, तो अब उसको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन अब अगर आप क्या करिए कि 302 में ही आप संशोधन करवा दीजिए, आईपीसी में ही, और कह दीजिए कि जो है 302 में 4 साल की सज़ा होगी, तो सुप्रीम कोर्ट तो आईपीसी देखेगा ना, उसी के अनुसार तो कार्य करेगा। ठीक है, तो ये भी इसकी क्या है, एक एक्स्ट्रा पावर है। इसी तरह एक एक्स्ट्रा पावर की हमने कल बात कर ली थी, वैसे उसको करना चाहिए था आज हमको, कौन सी, अभिलेख न्यायालय, कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। तो उसका एक लाइन में जरा जिक्र कर लो यहीं पर। आर्टिकल 129 के तहत अभिलेख न्यायालय, आर्टिकल 129 के तहत अभिलेख न्यायालय भी, आर्टिकल 129 के तहत अभिलेख न्यायालय भी सुप्रीम कोर्ट का एक क्षेत्राधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का एक क्षेत्राधिकार है। ठीक है ना, और यही हम देखते हैं कि अगर कोई, ये जो अभिलेख न्यायालय है उसका अगर कोई क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो ये अवमानना के लिए जारी कर देगा समन। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब लिखिए आर्टिकल 142, आर्टिकल 142 पूर्ण निर्णय का सिद्धांत, आर्टिकल 142 पूर्ण निर्णय का सिद्धांत, आर्टिकल 142 पूर्ण निर्णय का सिद्धांत। लिखिए, यदि किसी विषय पर
सर्वोच्च न्यायालय को, यदि किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय को यह लगता है, यदि किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय को यह लगता है कि उस विषय से, यदि किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय को यह लगता है कि उस विषय से प्रभावित होने वाला, यदि सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय से किसी विषय, ये सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि उस विषय से प्रभावित होने वाला समूह बड़ा है, लगता है कि उस विषय से प्रभावित होने वाला समूह बड़ा है और मामले की प्रकृति, समूह बड़ा है और मामले की प्रकृति एक समान, और मामले की प्रति एक समान, एक और मामले की प्रकृति एक समान है, और मामले की प्रकृति एक समान है। देखो, मान लीजिए कि कोई ऐसा विषय है जिस विषय पर अगर सुप्रीम कोर्ट को यह आभास हो जाए कि अगर इस पर कोई जजमेंट आया तो इस जजमेंट से प्रभावित होने वाले समूह क्या है, एक बहुत बड़ा समूह इससे प्रभावित हो जाएगा। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या कर सकता है, अपने हिसाब से कुछ ना कुछ अमेंडमेंट कर सकता है, संशोधन कर सकता है। अच्छा, वो जो सब्जेक्ट है जिस पर उसको निर्णय सुना है वो सब्जेक्ट भी लगभग एक ही जैसा है, तब भी सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो कुछ लोगों को अलग सजा का या निर्णय दे सकता है, कुछ लोगों के लिए अलग निर्णय का प्रावधान कर सकता है। ये पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। यही क्या है, पूर्ण निर्णय का सिद्धांत। मतलब एक ही तरह का क्या है वो विषय है। मान के चलिए कोई एक जुर्म है, कोई एक क्राइम हुआ और उस पर बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं उससे, एक बड़ी संख्या में। ठीक, तो तुम नहीं देखो भाई, अगर मान लीजिए कहीं पे मॉब लीचिंग वगैरह जैसी घटनाएं होती हैं, तो अगर मान लीजिए कुछ लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई तो जरूरी नहीं कि सभी को जो है बराबर वो दिया जाए, सजा दी जाए। या फिर कहीं पर कोई तोड़ फोड़ हो गई, दंगा फसाद हो गया, तो उस पर ऐसा थोड़ा है कि उसमें अगर उस पर तो देखोगे नहीं FIR 1,000 लोगों पर दर्ज होती है, नहीं देखी कभी। FIR तो 1,000 लोगों पर दर्ज होगी, 1500 लोगों पर दर्ज हो जाएगी FIR, बहुत बड़े लोगों, बहुत ज़्यादा लोगों पर। लेकिन ये नहीं है कि अब सुप्रीम कोर्ट कहते कि सभी को उठा करके आजीवन कारावास दे दो। कुछ लोगों को उसमें क्या, सुप्रीम कोर्ट क्या भाई, वो जुर्म तो एक ही तरीके का है ना, सब्जेक्ट तो एक ही है, लेकिन वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है कि अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को सजा दे सकती है। ये उसके अधिकार में है। हो सकता है कुछ को 2, 4, 6 को आजीवन कारावास सजा दे दे, कुछ को 8 साल 10 साल की दे दे, कुछ को 2 साल दे दे, कुछ को केवल वो जुर्माना भरने की सजा दे दे। तो ये किसके अधिकार में आता है, सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे थे, कहाँ पर थे, संबंधित, एक तो समूह बड़ा हो और दूसरा उस मामले से संबंधित जो विषय है उसकी प्रकृति एक समान हो, तो सर्वोच्च न्यायालय एक समान हो, मतलब प्रकृति एक समान हो, तो सर्वोच्च न्यायालय उसमें निर्णय देगा, और ऐसे मामलों को अलग अलग न्यायालयों से मंगाकर पूर्ण निर्णय के सिद्धांत का पालन करेगा, जो कि सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा, ठीक। और ऐसे निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील का अधिकार नहीं होगा, कहीं भी अपील का अधिकार नहीं होगा। ठीक ना, इसको जरा पूर्ण निर्णय के सिद्धांत को एक बार और समझिए। इसमें थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें 2 प्रोविज़न एक साथ हैं। देखिए, पहला पॉइंट क्या है, कोई एक ही तरह का कोई क्या हुआ, क्राइम हुआ। ठीक, एक ही तरह का कोई क्राइम है। अब उस क्राइम में जैसे मॉब लिंचिंग वगैरह, उसमें विषय तो एक ही है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि अलग अलग तरह की सज़ा दे सकता है। भाई देखिएगा कौन थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व है, कोई कम इन्वॉल्व है, इस तरीके से ये दे सकता है। दूसरी चीज़, सपोज दैट बिजली विभाग है, क्या है, बिजली विभाग है,
है ना। अब या फिर मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर में बिजली चली गई, ठीक है, अंबानी अडानी ग्रुप को मिल गई, अडानी ग्रुप को बिजली मिल गई। अब अडानी ग्रुप को मिला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, 3 राज्यों में बिजली का जो सप्लाई है उसका अधिकार मिल गया। सारा कुछ वो अपने मीटर लगवाएंगे, सारी फैसिलिटी कौन देंगे? अडानी ग्रुप। ठीक, अब मान लीजिए कि तीनों राज्यों में क्या हुए, इनके विरुद्ध कोई मामले दर्ज हुए। भाई तीनों ही राज्यों में अडानी बिजली विभाग के विरुद्ध क्या हुआ, कोई मामला दर्ज हुआ। अब ये मान लीजिए, और हर जगह के, हर उस राज्य के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, वहाँ पर क्या है, मामले चल रहे हैं। मामलों की सबकी प्रकृति क्या है, एक ही जैसे है। मान लीजिए मामला है कि हम यूनिट हम कम यूज कर रहे हैं और बिल क्या आ रहा है, ज़्यादा आ जा रहा है ना, या फिर मीटर तेज भग रहा है, ऐसा कोई मामला आ जाए, तो वहाँ पर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि यार 3 राज्यों में ऐसे मामले चल रहे हैं अडानी ग्रुप के विरुद्ध, और तीनों ही राज्यों में और उसके बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मामले हर जगह हैं, और सब जगह क्या है, उन पर सुनवाई चल रही है, मामले सब एक ही जैसे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, वो सारे मामले उठा करके अपने पास मंगा लेगा और एक साथ उस मामले की एक साथ डिसीजन दे देगा। जो भी डिसीजन देना है कि अडानी ग्रुप इनको क्या करे, फाइन भरे या फिर इनके बिजली के बिल माफ़ करे, तो अडानी ग्रुप क्या, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा, एक साथ डिसीजन दे देगा। और जैसे ही उसने एक साथ डिसीजन दिया तो वो सारे जो निर्णय हैं वो कहाँ कहाँ लागू हो जाएंगे, जहाँ जहाँ भी वो केस चल रहे थे। अब कोई डिस्ट्रिक्ट ये नहीं कह सकता कि वो तो हमारे लिए नहीं था। ठीक, अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया तो अब अडानी ग्रुप को हर जगह वो सॉल्व करना पड़ेगा। अडानी ग्रुप के लिए क्या हो जाएगा, वो ये नहीं कह सकता कि इस जिले में हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ का कोई मामला है ही नहीं। ठीक, अब क्या हो जाएगा कि अब अडानी ग्रुप को हर जगह के लिए जो भी डिसीजन, जो भी दिया जाए जजमेंट, वो मानना पड़ेगा। तो सभी क्या लिखवाया कि दोनों पक्षों को बाध्यकारी होगा, यानी तीनों राज्यों की सरकार, तीनों राज्यों की जो जनता है और वो जो दूसरा जो विपक्ष है अडानी ग्रुप, उन सभी के लिए क्या होगा, एक साथ बाध्यकारी हो जाएगा। भाई इससे क्या हो गया, इससे जो अधीनस्थ न्यायालय है उनका भी तो कार्य, वो समय बचा ना भाई। अब वही उसी तरह का मामला है। अब वो जो है छपरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी सुन रही है, पटना भी सुन रही है, बांदा भी सुन रही है, सब सुन रहे हैं उसी मामले को, और उसमें डिसीजन एक ही जैसा आना है। तो बस सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सब जगह से एक साथ मामला मंगा लेगा, सुनवाई करके डिसीजन दे देगा, और अब सब जगह जो है क्या हो जाएगा, वो लागू हो जाएगा। ठीक, इसके विरुद्ध कहीं पर भी आप अपील नहीं कर सकते। ठीक, अब पता चले कि जो है अब जो अडानी ग्रुप है कहें वो अपील सोचे कि मैं अब क्या करूं और आगे अपील करूं, तो नहीं, अब ऐसे मामलों में फाइनल अपील है। ठीक है, तो ये हो गया। सुप्रीम कोर्ट, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट लगभग ख़त्म हो गया, जितना ख़त्म कर देना चाहिए। एक ही प्रकार का अपराध है, दूसरा भाई एक ही प्रकार का अपराध, देखिए एक तो जो है ये मैंने बताया कि जब अलग अलग जगह पर एक ही जैसे मामले चल रहे हैं तो उन सब जगह से उठा करके अपने पास मंगा लिया। दूसरा मैंने एग्जांपल बताया जैसे कि मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग नहीं समझ रहे हो, 1000-2000 लोगों ने मिलकर के एक आदमी को मार दिया, तो उन सभी लोगों पर एक साथ सुनवाई कर देगा और उन सभी लोगों को अलग अलग तरीके की क्या कर देगा, सज़ा भी कर सकता है। अब उसके लिए ये कोई नहीं कह सकता कि इसको जो है कम सज़ा दी है, मुझे ज़्यादा दी है, ये नहीं। ठीक, कहाँ समस्या है? ये भी तो एक प्रकार का अपराध है, मतलब सब लोग मिलकर एक ही अपराध कर रहे हैं। और दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर ये है जो बिजली विभाग वाला, जो मैंने बिजली विभाग वाला होते समझा रहा हूँ, दूसरा वो है। हाँ, मतलब ऐसा, ठीक है, बिजली विभाग याद रहेगा ना। अब बिजली विभाग हो जाए, मान लीजिए रेलवे से संबंधित कोई, PWD से संबंधित कोई मुकदमा आ जाए, LIC से संबंधित कोई मुकदमा आ जाए, पूरे भारत में LIC से संबंधित कोई मुकदमा चल रहा है LIC के ऊपर, और हर जगह उसी तरह के मुकदमे हैं कि LIC ने क्या कर दिया है। मान लीजिए वो पल्स आई थी, पल्स क्या थी, LIC जैसी ही, मतलब वो क्या इंश्योरेंस कंपनी थी। अब उसने क्या किया, जगह जगह अपने ऑफिस खोल रखे थे, मान लीजिए हर जगह से पैसा उठाए और भाग जाए, तो अब इसके लिए अब अलग अलग सुनवाई करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट एक ही जगह सुनवाई कर लेगा। पल्स को, जो भी पल्स को क्या करना है, डिसीजन देना है, सुप्रीम कोर्ट दे देगा। अब पल्स जहाँ जहाँ भी उसने ऑफिस खोले थे, जहाँ जहाँ भी मुकदमे दर्ज हैं, पल्स अब हर जगह उस मामले को क्या करेगी, सॉल्व करेगी। ठीक है ना, मेरी बात समझ आई, आ गई ना? अब बस सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो मानना पड़ेगा सबको। तो अगर निर्णय देने का मतलब है तो सॉल्व ही तो हो गया। अब ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि नहीं पल्स तो बिल्कुल से क्या है, क्लीन चिट है, पल्स नॉट गिल्टी, ये कह दे, तो जो जनता है अब वो जनता को मानना पड़ेगा।
मतलब दोनों पक्ष जो हैं वो उनको मानना पड़ेगा। जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का वो क्या होगा, फाइनल डिसीजन होगा। अगला जो आपका टॉपिक आता है वो आता है हाई कोर्ट। ठीक है, तो हाई कोर्ट है, कल चालू करें, थोड़ा सा उसकी शुरुआत तो कर ही दें। हाई कोर्ट आर्टिकल 214 से, कौन से आर्टिकल तक है? आर्टिकल 214 से 232। हाई कोर्ट आर्टिकल 214 से आर्टिकल 232। लिखिए आर्टिकल 214। कल करें? चलो कल करते हैं। अरे वही सब चीज़ें हैं यार, सुप्रीम कोर्ट का छोटा भाई तो हाई कोर्ट, तो वो सारी वही, इसके ये भी कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड की पावर रखता है, इसके भी वही सब चीज़ें हैं। हाई कोर्ट बस थोड़ा थोड़ा अंतर है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को अपॉइंट कौन करेगा, वो अपना इस्तीफा किसको देगा, उसका कार्यकाल के थोड़ा थोड़ा अंतर है, ठीक है ना। तो इसमें मेन रूप से कुछ नहीं, अब हमें ज़्यादा हाई कोर्ट में ज़्यादा समय नहीं लगना। हाई कोर्ट बहुत तेज़ी के साथ होगा, समय अगर मिलेगा तो अधीनस्थ न्यायालय देखा जाएगा, है ना। अधीनस्थ न्यायालय में जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वगैरह हैं तो थोड़ा सा वो अलग चीज़ें हो जाती हैं, पर देखेंगे, छोड़ना पड़ेगा। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।